हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जो केमिस्ट्री बुक है उसका भी सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज हम। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने। आपको 3 प्रणालियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब है आपको 3 प्रणालियाँ दी गई हैं जिनमें से एक में जल है और दूसरे में अम्ल का विलयन तथा तीसरे में क्षारीय विलयन रखा गया है। आपको सिर्फ लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप प्रत्येक प्रणाली के पदार्थों का पहचान कैसे करेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रणालियों में डालते हैं। हम पाते हैं कि किसी एक प्रणाली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया, चूँकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस प्रणाली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 प्रणालियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। इसमें से 2 स्थिति हो सकती हैं। पहला स्थिति है लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, दूसरा स्थिति है लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। जिस प्रणाली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन तथा जिसमें रंग अपरिवर्तित अर्थात नीला ही रहा उसमें आश्रित जल होगा। मतलब जो जल उसका पीएच मान 7 होगा, आश्रित जल शुद्ध जल होगा। कहने का मतलब है कि यदि हमें 3 प्रणालियाँ दी गई हैं जिनमें से एक में जल है, शुद्ध जल रखा हुआ है, दूसरे प्रणाली में अम्लीय विलयन तथा तीसरे प्रणाली में क्षारीय विलयन रखा है, तो हम बारी बारी से तीनों प्रणाली में लिटमस पत्र, जो हमें सिर्फ लाल लिटमस पत्र ही दिया गया है, तो इससे किस प्रकार पता लगाएंगे। तो बारी बारी से लाल लिटमस पत्र को तीनों प्रणालियों में डुबोएंगे। जिस प्रणाली में लिटमस पत्र नीला हो जाता है उस प्रणाली में रखा विलयन कौन सा होगा, अम्लीय विलयन। और जिस प्रणाली में यदि हम लिटमस पत्र को पुनः डालते हैं और लिटमस पत्र का रंग अपरिवर्तित रहता है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि वो लाल है तो लाल ही रह जाता है या फिर नीला हो गया है पहले तो नीला ही रह जाता है, तो उस प्रणाली में जल है। और तीसरे विलयन अगर तीसरे प्रणाली में हम डालते हैं और उसमें लिटमस पत्र यदि पहले से नीला है तो वो लाल हो जाता है, तो उस प्रणाली में क्षारीय विलयन रखा गया है। क्योंकि जब हम लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, तो पुनः उसे लाल रंग में बदलने के लिए यदि क्षारीय रंग विलयन में डालते हैं तो वो लाल हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो ये पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं इनमें दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, इसका क्या कारण है। तो आइए देखते हैं। पीतल Cu तथा Zn का मिश्र धातु होता है। जो पीतल होता है वो कपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, क्योंकि पीतल शुद्ध धातु नहीं है, मिश्र धातु है। तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। खट्टे पदार्थों में अम्ल मौजूद होते हैं और जो अम्ल होते हैं वो कपर और जिंक के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। अब इस बुक के भाषा को देखते हैं। जो उससे अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। हम यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ रखते हैं तो 2 हानियां हमें देखने को मिलती है। पहला कि वो अम्ल के साथ पीतल और तांबे के बर्तन अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, विषैले होते हैं जो काफ़ी वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, अम्ल के साथ पीतल और तांबे की अभिक्रिया होने के पश्चात वो बर्तन भी संक्षारित यानी खराब होने लगते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारे पास है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है,
एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस कंबाइंड दिया हुआ है। पहला कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। दूसरा, एक उदाहरण देना है इस अभिक्रिया का। और तीसरा, यदि ऐसा होता है तो इसका जांच हम किस प्रकार करेंगे। तो ये जानते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब धातु के साथ अभिक्रिया होता है किसका, अम्ल का, तो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ स्पष्टता दिया हुआ है। Zn अर्थात जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2। जो हाइड्रोजन है वो मुक्त हो रहा है, यहाँ H2 अलग हो जा रहा है, मुक्त हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरी अभिक्रिया है Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाता है MgSO4 अर्थात मैग्नीशियम सल्फेट और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया की जांच हम कैसे करें कि हाइड्रोजन ही मुक्त हो रहा है। जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट की आवाज़ के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस बनी है अर्थात मुक्त हो रही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बदबदाहट के उत्पन्न होती है। मतलब जो खौलनेपन का जो भी अभिक्रिया होती है, खोलने का आवाज़ आता है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जो इस यौगिक ए है कोई, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो खौलतेपन का आवाज़ निकलता है और ये उत्पन्न जो भी गैस है वो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। इसमें शर्त भी दिया हुआ है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने वाला यौगिक ए है जिसके अभिक्रिया से कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरा ऐसा यौगिक है जो कि मतलब इसके साथ मिश्रण है, वो जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। तो इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। धातु यौगिक ए CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है। जो यौगिक ए था वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका अभिक्रिया देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है। क्या क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो मोमबत्ती को बुझा देता है। यही वो गैस है जो मोमबत्ती को बुझा रहा है। ठीक है। ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्यों? क्योंकि सारे अणुओं के परमाणु यहाँ पे 2 लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो रहा है, जल उत्पन्न हो रहा है। ये रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है इसका अलग ही प्रश्न, इसका अलग ही नोट्स बना हुआ है। प्रश्न 5वां देखते हैं हम। HCl HNO आदि अम्ल HNO3 होगा। ठीक है, HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। उत्तर के लिए है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 अमोनियम, कुछ ऐसे नाम होता है HNO3, यह HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल आदि के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है। जो भी जितने भी अम्ल होते हैं, एसिड्स जितने भी होते हैं, यदि वो जल में विलय होते हैं तो H+ आयन देते हैं, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का क्वेश्चन था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और
जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ये जल में इनका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीयता का लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के जलीय विलयन में ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में H+ आयन मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वो अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? जो अम्ल का जलीय विलयन है, अभी मैंने जिक्र किया था कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, तो वही कारण हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं वो विलयन विद्युत का चालन कर सकता है। तो अम्लीय विलयन जो भी होते हैं उनमें H+ आयन मौजूद होते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या फिर चालन करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जैसे शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अर्थात सूखी हुई, उसमें कोई भी H+ आयन उत्पन्न ही नहीं होंगे और शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो भैया लिटमस पत्र के रंग को बदलने के लिए H+ आयनों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में नहीं मिलेगी। प्रश्न इसका आंसर में देखते हैं क्या बोलता है ये। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन अलग नहीं हो पाता, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन बनता है। मैंने यही बात कहा कि लिटमस पत्र के रंग को बदलने के लिए H+ आयनों की उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में नहीं मिलती हैं, इसलिए वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को लाल नहीं कर पाती है। फिर प्रश्न नंबर 8 हमारे पास है, अम्ल के तनुकृत करते समय या क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल से मिलना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? मतलब कि अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को कम करते, अम्ल की अम्लीयता के प्रभाव को कम करते समय या क्यों अनुशंसित करते हैं कि निर्धारित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो इसका आंसर यहाँ है क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जो अम्ल है या क्षार है, जल में जब घुलता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानियाँ रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं या कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। कहने का क्या मतलब है, जब किसी भी अम्ल या क्षार में हम जल का मिश्रण मिलाते हैं, जल को मिश्रित करते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात ऊष्मा का उत्पन्न ज़्यादा होता है। तो यदि हम डायरेक्टली अम्ल को रख के उसमें पानी डालते हैं, जैसे एकदम से गर्म कोई बर्तन रखा हो, ठीक है, एकदम गर्म बर्तन हो, उसमें यदि हम ठंडा जल डालते हैं जब,
तो कितना सा करते हुए एकदम ऊपर तक भी कभी कभी पानी फेंक जाता है, ऊपर तक आ जाता है, हमारे हाथ पैर पर भी उसके छींटे उड़ जाते हैं। तो बर्तन तो काफ़ी मजबूत होता है, तो वो टूट नहीं सकता है। उसी प्रकार जो अम्ल होता है उसमें इससे भी ज़्यादा तेज की उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे गर्म बर्तन में होता है अभिक्रिया, उससे भी ज़्यादा तेज़ अभिक्रिया होता है अम्ल के साथ जब जल को मिलाते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट अम्ल में जल को डालेंगे तो इतनी तेज़ ऊष्मा निकलेगी, उसमें से इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी कि उससे हम जल भी सकते हैं। और जो परख नली होती है वो कांच की होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो परख नली टूट भी सकती है। उस टाइम तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। अभी वीडियो लॉन्ग होने लगा इसलिए बंद करते हैं। तो मेरा आखिरी में आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।